तो एवरीवन, तो देखिए आज हम बात करते हैं ओहम्स लॉ के बारे में। ठीक है। तो इस लॉ को, ये जो हमारे पास ओहम्स लॉ है ना, इस लॉ को सबसे पहले दिया था जॉर्ज साइमन ओहम ने। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओहम ने इस लॉ को सबसे पहले दिया था, इसीलिए इन्हीं के रेस्पेक्ट में, इसी साइंटिस्ट के रेस्पेक्ट में ही फिर ये नाम पड़ा ओहम्स लॉ। ठीक है। तो अगर हम ओहम्स लॉ की डेफिनेशन देखें तो लिखता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या लिखता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो करंट भी इंक्रीज करेगी, और अगर वोल्टेज डिक्रीज करेगी तो करंट भी हमारे पास डिक्रीज करेगी। ये मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का। ठीक है। अब यहाँ से अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जुड़ जाता है R, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो हमारे पास साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर V जो होगा, वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। क्यों ऐसा कहा? इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये जो हमारे पास साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओहम, इनको पता था कि अगर हम कंडक्टर्स में अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम अल्युमिनियम को ही ले लेते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास अल्युमिनियम का एक पीस है। अब इस अल्युमिनियम के पीस में क्या होंगे? बहुत सारी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि बहुत सारी तादाद में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक टेम्परेचर पर होंगे ना, कोई ना कोई टेम्परेचर यहाँ पर होगा, इनिशियली कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक अपनी रफ्तार से आगे इस तरीके से बढ़ रहे होंगे, एक दूसरे को टकरा टकरा के आगे बढ़ रहे होंगे एक टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर टेम्परेचर पहले नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस था, अब मान लीजिए कि 45 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया। तो क्या होगा कि थर्मल एनर्जी की वजह से अंदर, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन के साथ जिस रफ्तार से टकरा रहा था, अब उसकी मतलब जो रफ्तार है टकराने की वो और तेज हो गई ड्यू टू थर्मल एनर्जी, यानी हीट एनर्जी की वजह से, या फिर टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो गया कि अंदर से वो इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ और वाइब्रेट करने लगे, और जल्दी एक दूसरे के साथ टकराने लगे। ठीक है। तो टकराने की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर कि रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। किस तरीके से? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ना होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जितना तेज आगे, मतलब जितना जल्दी आगे फ्लो करेगा उतनी ही जल्दी हमें करंट मिलेगी, या उतनी ज़्यादा हमें करंट मिलेगी। लेकिन अंदर थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर ही अंदर टकरा रहा है। तो एक तरह से उसको आगे बढ़ने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है। तो टाइम लग रहा है यानी कि एक तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है। किसमें? कंडक्टर्स में। ठीक है। तो इसीलिए इस साइंटिस्ट को पता था, जॉर्ज साइमन ओहम को पता था कि भाई कंडक्टर्स में क्या होगा कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर मतलब डिक्रीज या फिर इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर के वेरी होगा ना, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर वेरिएशन आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी। और अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस अप डाउन करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर करंट अप डाउन करेगी। यहाँ पर देखिए, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर चेंज होगा, मान लीजिए रेजिस्टेंस कम हो गया, तो यहाँ से करंट इंक्रीज करेगी, और करंट अगर इंक्रीज करेगी तो यहाँ से क्या होगा? इसी तरीके से अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो यहाँ पर करंट जो है डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये जो V है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ठीक है। तो इसीलिए इस साइंटिस्ट को पता था कि अगर हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा?
रेजिस्टेंस हमारे पास, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस अप डाउन करेगा, और अगर रेजिस्टेंस अप डाउन करेगा तो उसकी वजह से करंट में अप डाउन होगा, और करंट अगर अप डाउन करेगी तो हम ये नहीं कह सकते कि वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट की। और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये जो हमारे पास लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जबकि हमारे पास जो लॉ होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं करते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में ही ऐसा लिखा होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एक तो हो गया कि हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करने के लिए, आर को कांस्टेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास लिखता है कि अगर हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो इसके अलावा हमारे पास क्या करना होगा। देखिए हमें पता है फ्रेंड्स कि आर जो होता है, मतलब रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है किसके बराबर, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपान एरिया के, होता है कि नहीं होता है। तो हम अगर हमें रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो हमें लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी कंडक्टर की लेंथ को भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और कंडक्टर का एरिया भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, टेम्परेचर। इसके अलावा लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी लेंथ को भी हमने कांस्टेंट रखना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पर ए मतलब एरिया, तो एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का जो एरिया है वो भी हमें, एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो कंडक्टर का एरिया भी हमें यानी तार का जो एरिया है वो भी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तब जाके हमारे पास रेजिस्टेंस यहाँ से कांस्टेंट रहेगा, और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तो हम कह सकते हैं कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, यानी कि वोल्टेज अगर इंक्रीज करेगी तो करंट भी इंक्रीज करेगी, वोल्टेज अगर डिक्रीज करेगी तो करंट भी हमारे पास डिक्रीज करेगी। ऐसा तब होगा जब हमारे पास R जो है मतलब R मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब कांस्टेंट होगी तब हम कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस अगर चेंज करेगा तो करंट चेंज होगी, और करंट चेंज होगी तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसीलिए इस साइंटिस्ट को पता था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना ज़रूरी है, इसीलिए लिखा होता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। और अगर हम इसके ग्राफ की बात करें ना तो इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनता है, एक लीनियर ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर ये इस साइड को हमारे पास करंट है, करंट मतलब I, और यहाँ से V मतलब वोल्टेज, तो इसका जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहाँ से अगर करंट 5 एम्पियर की इंक्रीज कर रही है तो यहाँ से भी हमारे पास वोल्टेज इस तरीके से मान लीजिए कि 5 वोल्ट की इंक्रीज कर रही है, और यहाँ से अगर मान लीजिए कि करंट जो है वो 10 एम्पियर की इंक्रीज कर रही है तो यहाँ से भी सेम 5 वोल्ट इंक्रीज करेगी, यानी 10 वोल्ट की यहाँ से इंक्रीज करेगी। तो एक लीनियर ग्राफ इसका बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा, एक लीनियर ग्राफ इसका बनेगा, ठीक है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू वेरी मच।